अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको कवर अप किया था। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक पहले उसको फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs हैं उनको जो है ना वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में प्रूव करना है बाय जस्टिफाइंग ईच स्टेप। इस पार्ट 1 के अंदर 4 + 16x/4 को हमने 1 + 4x के इक्वल प्रूव करना है, लेकिन जो तमाम के तमाम स्टेप्स हम फॉलो करेंगे ना उनको जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेप जो बनाएंगे वो होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए फर्स्ट स्टेप जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो देखें 4 के टेबल में कहाँ पर 4 आएगा, तो 4 × 1 4 ही होता है। तो 4 × 1 4। 16 किस तरीके से आएगा, 4 × 4 x यहाँ पे साथ लगाना क्योंकि यहाँ पे 16x था। डिवीजन में अगेन देखें तो 4 था, तो 4 × 1 = 4। अब इसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसमें हम यूज़ करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करते हुए अब देखें कि डिवीजन के ऊपर भी 4 है दोनों साइड पे और नीचे भी 4 कॉमन आ रहा है। तो 4/4 हम राइट साइड के ऊपर निकाल देते हैं सेपरेट, और अंदर बचेगा 1 + 4x/1। इसके बाद देखें तो 4 4 से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को जब यूज़ करेंगे तो 4 4 से कैंसिल होगा, तो 4 1 = 4 होता है, तो 1 आंसर आ जाएगा। 1 × 1 + 4x, किसी के भी ओवर में 1 हो तो आंसर वही रहता है, अनचेंज होता है। अब देखें तो ये 1 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लास्ट स्टेप में हम अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे और उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखा मैंने यहाँ पे, और 1 को मैंने 1 + 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 4x, और यही हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों पार्ट नंबर 2 इसका बुक के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो गलत दिया गया था। 3x² - 27 हो तो ये सॉल्व होता है, वहाँ पर 9 दिया गया है, तो वो मिस्टेक जो है वो आप ठीक कर लें। तो सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, 6x² + 18x/3x² - 27। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करते हैं और मल्टीपल्स बना लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए यहाँ पे मल्टीपल्स बनाते हैं। तो ऊपर देखें तो ये 6 है, तो 6x × 1x। अब यहाँ पर हमने क्रॉस का साइन ही यूज़ किया मल्टीप्लाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे x मौजूद है, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, प्लस 6x × 6 3 = 18 होता है, तो मल्टीपल बनाते हैं 3। डिवीजन में देखें तो 3 यहाँ से कॉमन लें या 3 का मल्टीपल बनाएं। 3 × x² होता है 3x² - 3 × 9 होता है 27। सेकंड स्टेप में प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करेंगे तो अपर साइड पे देखें जो 6x है इसको राइट साइड पे लिखते हैं और रिमेनिंग बचेगा 1x है ना, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आता है, तो जस्ट x लिख लेते हैं। तो x + 3, और ओवर में देखें तो मैंने 3 लिखा और रिमेनिंग x² - 9 बच जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए 6 को 3 से कैंसिल करते हैं, तो कैंसिलेशन
प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को जब यूज़ किया तो 3 को 6 से कैंसिल करेंगे तो 3 2 6 होता है, तो 2x इंटू एक्स प्लस 3 ओवर एक्स स्क्र माइनस 9 बच जाएगा। अब ओवर में देखें तो एक्स स्क्र माइनस 9 है, तो ये फार्मूला कंप्लीट होता है ना ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला, विच इज़ इक्वल्स टू ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर पहले इस स्टेप में इस आइडेंटिटी को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आप एक और स्टेप कर लें। ओवर में एक्स स्क्र माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब ये एग्जैक्टली आइडेंटिटी जो है वो इस पर अप्लाई होती है, तो लिखें 2x इंटू एक्स प्लस 3। ओवर में देखें तो a प्लस भी है ना, तो एक दफ़ा x प्लस 3 लिखेंगे और एक दफ़ा ब्रैकेट में x माइनस 3 लिख लेते हैं, तो x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखें यहाँ पे तो x प्लस 3 से कैंसिल हो रहा है, तो अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, जब कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग बच जाएगा 2x ओवर x माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, ये भी आपकी बुक के अंदर जो है ना वो रॉन्ग है। उसने एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स माइनस 9 का है x प्लस 5 और x माइनस 5 के इक्वल, जबकि वो प्रूव नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप इसको ठीक कर लें तो एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स माइनस 10 हो तो ये प्रूव हो जाता है। तो एक्स स्क्र माइनस 3 एक्स माइनस 10 के साथ इसको हम प्रूव करते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक क्या होती है कि जो दरमियान वाली टर्म है, जो मिड टर्म है, इसको हम ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे लिखते हैं मिड टर्म ब्रेक। अब देखें मिड टर्म ब्रेक किस तरीके से करेंगे। लास्ट वैल्यू आप देखें तो यहाँ पे 10 है दोनों साइड पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 वो 10 होता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 है ना। इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 7 बनेगा और इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखें आप प्लस, अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको ब्रेक करना है मिड टर्म ब्रेक। 7 को ब्रेक करेंगे 5 में और 2 में, तो 5 प्लस 2 7 होता है, तो 5 इसके साथ x भी आ जाएगा, 5x प्लस 2x विच इज़ 7x। इसको हमने ब्रेक कर दिया 5 में और 2 में, प्लस 10 एज इट इज़। और डिवीजन में ये जो माइनस 3x है, अब इसको हमने ब्रेक करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, माइनस 5 प्लस 2 में। तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर माइनस आपने लिखना है माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। तो इस तरीके से ये जो लास्ट वैल्यूज़ थी इसका हमने पेयर बनाया और मिडल टर्म को हमने ब्रेक कर दिया 5x 2x में और नीचे माइनस 5x प्लस 2x में। इसके बाद यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीपल्स बनाते हैं। मल्टीपल्स किस तरीके से बनेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x, एक्स स्क्वायर है तो x डॉट x लिखते हैं, माइनस 5 डॉट x लिख लें, प्लस सॉरी यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएंगे, प्लस 2 डॉट x एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है। सिमिलरली ओवर में भी x डॉट x माइनस 5 डॉट x प्लस 2 डॉट x माइनस 2 डॉट 5। अब इसके बाद राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो इन दोनों में से x को लिखते हैं बाहर और रिमेनिंग पार्ट में x प्लस 5 आ जाएगा। और लास्ट 2 टर्म में देखें तो 2 कॉमन है
तो +2 लिख लें और रिमेनिंग वैल्यू बचेगी x+5 एज इट इज़। ओवर में इन दोनों में से x देखें तो ये कॉमन आता है, तो x बाहर लिख के अंदर लिखेंगे x-5, लास्ट टू टर्म में से +2 बाहर लिखते हैं और अंदर x-5 लिख लेते हैं। अब इसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे टेकिंग कॉमन, जो सेम वैल्यू है इसको कॉमन लेंगे। तो सेम वैल्यू कौन सी है, ऊपर देखें तो x+5 सेम है ना, तो x+5 ऊपर से कॉमन आता है, x+5 को एक दफ़ा लिखते हैं आप, और जो रिमेनिंग वैल्यू है x+2 इसको आप ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक और मैं जो है ना वो बात करता हूँ कि जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना, ब्रैकेट्स वाली टर्म्स वन टाइम और नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म्स ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट वाली जो टर्म है उसको एक दफ़ा लिख दिया, और जो नॉन ब्रैकेट्स हैं, जो ब्रैकेट से बगैर है, उसको भी आपने उसके साथ लिख दिया। ओवर में भी देखें तो ब्रैकेट्स वाली टर्म एक दफ़ा और जो नॉन ब्रैकेट्स वाली टर्म है वो ब्रैकेट में। अब देखें x+2 और x+2 दोनों देखें तो वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और इक्वल टू में प्रूव कर लेते हैं। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी क्या होगी कि x+2 को हम x+2 से क्या करेंगे, कैंसिल, तो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी x+5 ओवर x-5 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। 10 से लेकर 12 तक ये 3 क्वेश्चंस, इसमें इवन और ऑड इन नंबर्स को ही लेट करवाना है और इन्हीं को प्रूव भी करवाना है। तो सबसे पहले देखें इवन नंबर्स, और यहाँ पर डिफरेंशिएट में ऑड नंबर्स लिख लेते हैं। जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, और जो ऑड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड अप टू सो ऑन, चलते ही जाते हैं इनफाइनाइट तक। अब इवन नंबर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो जो तमाम के तमाम इवन नंबर्स हैं वो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो डिविजिबल बाय 2, ये तमाम के तमाम नंबर्स 2 पे डिवाइड होते हैं, या ये तमाम के तमाम नंबर्स जो हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और मल्टीपल्स ऑफ 2, ये 2 के मल्टीपल्स होते हैं। देखें 2 है ना, तो 2 कैसे बनेगा, 2 × 1 2 होता है। 4 कैसे बनेगा, तो 2 × 2 4 होता है। 6 कैसे बनता है, तो 2 के साथ ही 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है। 8 किस तरीके से बनेगा, 2 × 4, और 10 2 × 5। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं। तो अगर इसका एक जनरल फार्मूला बनाना चाहूँ मैं तो लिख लूँगा जो x है, ये जो x है, ये जो नंबर्स हैं सारे, इसको लेट करते हैं हम x, और ये किस तरीके से बन रहा है कि 2 के साथ किसी भी नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरा इवन नंबर बनता जा रहा है। और इसी एग्जांपल मैंने आपको ये समझाई है, दोबारा से एक और बता देता हूँ। जैसे ये 6 है, x है वो 6 है, तो ये किस तरीके से बना, अगर इस फार्मूले के तहत ये बनाना चाहूँ तो x बनेगा x = 2 फार्मूले का, और k जो है वो 3। इस तरीके से ये फार्मूला तमाम के तमाम नंबर्स पर वैलिड होता है। तो इवन नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं। अब ऑड नंबर की आप बात करें तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं ना, ये ऑड नंबर्स किस तरीके से बनेंगे कि आप 2 का मल्टीपल करें और उसमें 1 को ऐड कर दें। जैसे ये 3 है, तो 3 किस तरीके से बनेगा, 3 बनेगा 2 का मल्टीपल रखे कोई भी एक, 2 1 is 2, और उसमें +1 ऐड करते हैं। इस तरीके से ऑड नंबर्स तमाम के तमाम बन जाते हैं। 11 है
तो 2 का मल्टीपल करें तो 2 इंटू 5 10 हो गया, उसमें +1 ऐड कर दें। तो जिस तरीके से इवन नंबर का हमने फार्मूला जनरेट किया था x इक्वल्स टू 2 के, इसी तरीके से ऑड नंबर का अगर मैं फार्मूला जनरेट करना चाहूँ तो 2 देखें सारों में चीज़ कॉमन है, तो 2 लिखें, इसे k कह लेते हैं और +1। तो 10 से लेकर 12 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं जहाँ पर वो इवन नंबर की बात करेगा तो उधर हम x को 2k के इक्वल लेट कर लेंगे, और जहाँ पर वो ऑड नंबर की बात करेगा तो x को 2k + 1 के साथ हम रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद रिज़ल्ट्स हैं। 2 बातें आपने याद रखनी है, क्योंकि एंड पे उसने कहना है आपको प्रूव करके दो इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन प्लस ऑड, किसी भी इवन नंबर को अगर हम ऑड नंबर के साथ ऐड करें तो आंसर जो है वो हमेशा ऑड नंबर आएगा। एक इवन नंबर लेट करें आप, 2 ले लेते हैं, 2 एक इवन नंबर है, उसमें कोई भी एक ऑड नंबर ऐड करें, हम 3 एक ऑड नंबर है उसको ऐड कर लेते हैं, तो इसका आंसर देखिए 5 है, और 5 एक दोबारा से ऑड नंबर ही है। तो एक रिज़ल्ट आपने ये याद रखना है कि इवन प्लस ऑड, उसका आंसर हमेशा ऑड आएगा। दूसरा आपने रिज़ल्ट याद रखना है कि अगर हम इवन में इवन नंबर ऐड करें तो फिर क्या आंसर आएगा। तो अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। जैसे इवन नंबर ये हमने 2 एक लेट की है, तो अगर 2 में 2 ही ऐड करते हैं तो आंसर 4 आ रहा है, विच इज़ आल्सो एन इवन नंबर। तो ये आप लोगों ने 2 फार्मूलाज, इवन नंबर का x इक्वल्स टू 2k और ऑड नंबर का x इक्वल्स टू 2k + 1, और इन दोनों के रिज़ल्ट्स आपने याद रखने हैं। अब देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है। सपोज करना है x एक इंटीजर है, देन उसने गिवन दिया है हमें x एक ऑड नंबर है, देन प्रूव करना है, रिज़ल्ट उसका क्या बताना है हमने कि 9x + 4 जो है वो एक ऑड नंबर है। तो सबसे पहले उसने कहा सपोज करें x इज़ एन इंटीजर, तो लेट करते हैं यहाँ पे, लेट क्या करना है इसके अंदर, x इज़ एन इंटीजर, x एक इंटीजर है, तो लेट कर लेते हैं उसने जैसे कहा था। अब उसने कहा कि x जो है वो एक ऑड नंबर है, तो इसने गिवन दिया है, तो गिवन के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली x जो था वो एक ऑड नंबर था, तो लिखते हैं x इज़ ऑड। जब x ऑड था तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है उसमें x को हमने लिखना है उसके फॉर्मूले के इक्वल, विच इज़ 2k + 1। ये हमने लेट किया था। इसके बाद स्टेटमेंट के अंदर से ही, ये क्वेश्चन आपको मैं जो करवा रहा हूँ इसका तरीका का क्वेश्चन के अंदर से ही आपको सारा का सारा पता लग रहा है। देन देखें इसके बाद लिखा है, देन जो 9x + 4 है, 9x + 4 है, ये ऑड है, ये हमने प्रूव करना है। अब देखें ये जो x है ये 2k + 1 है, तो इस x को रिप्लेस करते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे लिखें आप रिप्लेस x विद किसके साथ, रिप्लेस x विद 2k + 1। x को रिप्लेस करना है 2k + 1 के साथ इस वैल्यू के अंदर। तो ये वैल्यू है 9x + 4 इक्वल्स टू 9 है, ये जो x है इसके अंदर रिप्लेस कर दिया 2k + 1 को, +4 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9 × 18k + 9 × 1 9 + 4 इक्वल्स टू 18k + 13। अब देखिए मैंने आपको रिज़ल्ट बताया था कि इवन प्लस ऑड उसका आंसर होता है ऑड। अब देखिए ये 2 का मल्टीपल है ना, तो 2 का मल्टीपल जो होता है वो एक इवन नंबर होता है, तो लिखते हैं 18k इज़ एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। और जो 13 है, 13 इज़ एन ऑड नंबर, 13 जो है वो एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज, जैसा कि इवन प्लस ऑड ऑलवेज इक्वल्स टू ऑड, तो एट द एंड हम कहते हैं हेंस 9x + 4 इज़ ऑड नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज x इज़ एन इंटीजर
10 जैसे ही अगर x एक ऑड नंबर है तो प्रूव करेंगे 7x प्लस 5 जो है वो एक इवन नंबर है। सबसे पहले स्टेटमेंट के अंदर से ही लेट करते हैं x इज़ एन इंटीजर, लेट x इज़ एन इंटीजर। x को हमने एक इंटीजर लेट किया जो कि उसने गिवन बताया था। इसके बाद इफ़ x इज़ ऑड, तो ये कंडीशन दी है उसने, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखते हैं जहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। कंडीशन क्या दी गई है कि x एक ऑड है, तो लिखें यहाँ पे x इज़ ऑड। जब x ऑड है तो x का फार्मूला क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अब इसके बाद प्रूव करना है देन 7x प्लस 5 इज़ इवन, ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए रिप्लेस करते हैं रिप्लेस करते हैं x विद, किसके साथ रिप्लेस करना है, 2k प्लस 1 के साथ। x को रिप्लेस करते हैं 2k प्लस 1 के साथ, तो 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 7, x की जगह आएगा 2k प्लस 1 और प्लस 5 एज इट इज़ लिखते हैं। तो 7 इंटू 2 14k प्लस 7 प्लस 5 इक्वल्स टू 14k प्लस 7 प्लस 5 12 आ जाएगा। अब देखें रिज़ल्ट में जो 14k है, 14k इज़ एन इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। और देखें जो 12 है ये भी एक इवन नंबर है, 12 इज़ एन इवन नंबर। तो रिज़ल्ट्स में मैंने आपको बताया था एज़ जो इवन नंबर होता है अगर उसमें इवन नंबर ऐड करें तो ऑलवेज़ इक्वल्स टू इवन नंबर। तो लिखते हैं हैंस, इसी वजह से जो इसने नंबर दिया 7x प्लस 5, हैंस 7x प्लस 5 इज़ इवन नंबर, ये हमने प्रूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट ए है, इफ़ x इज़ ऑड इंटीजर। अगर x एक ऑड इंटीजर है तो शो करना है कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज़ ऑड। तो देखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x एक ऑड इंटीजर है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के बाद यहाँ लिखेंगे x इज़ एन ऑड इंटीजर, x इज़ ऑड इंटीजर। जब ऑड इंटीजर था तो यहाँ पे जो फार्मूला हमने लेट किया था, जो फार्मूला बनाया था x का, x इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अब इसके बाद देखें तो उसने क्या कहा कि बताओ कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज़ ऑड, ये उसने पूछा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस x विद, x को रिप्लेस करते हैं हम 2k प्लस 1 के साथ। अब ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है ना, तो जहाँ पे x है उसको रिप्लेस करते हैं 2k प्लस 1 के साथ। तो देखें ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 वाली टर्म थी, तो ये x है, इस पे रिप्लेस कर दिया 2k प्लस 1, तो होल स्क्वायर साथ लग गया। माइनस 4 इंटू एक्स को अगेन रिप्लेस करेंगे तो 2k प्लस 1 आ जाएगा और प्लस 6 एज इट इज़। अब देखें तो ये दो वैल्यूज़ और उसका स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन होगा, तो इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उस फार्मूले को यूज़ करते हुए ये होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 2 8k प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 1 4 प्लस 6। अब ये 2k का होल स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर अलहदा विच इज़ 4 और k का स्क्वायर अलहदा लिखें विच इज़ k स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4 एंड 4 1 इज़ 4, तो 4 के आ जाएगा माइनस 8 के। इन दोनों को जब आप सम करेंगे तो प्लस 2 आ गया। इसके बाद 4 के स्क्वायर वाली वैल्यू लिखें आप, सबसे पहले के स्क्वायर आ जाएगा, फिर के वाली वैल्यू लिखते हैं। अब ये दोनों के हैं तो प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो माइनस 4 के इसका आंसर आ जाएगा। और 2 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा प्लस 3। अब बताना है कि ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अब ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें देखें तो ये 2 का मल्टीपल बन रहे हैं, तो 2 यहाँ से आप बाहर लिखें तो अंदर बच जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 2k और प्लस 3 एज इट इज़। अब देखें तो यहाँ पे बताएंगे हम कि 2 इंटू 2k स्क्वायर माइनस 2k ये कौन सा नंबर है, इज़ इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। और देखें इवन नंबर में कि ऑड नंबर ऐड हो रहा है, तो 3 कौन सा नंबर है, 3 इज़ ऑड नंबर, 3 एक ऑड नंबर है। तो एज़ जैसा कि हमने कहा था, एज़ इवन में अगर हम ऑड नंबर ऐड करें तो हमेशा हमारा आंसर आएगा ऑड नंबर। हैंस हमने प्रूव कर दिया कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है ये एक ऑड नंबर है, इज़ ऑड नंबर। ये हमने प्रूव कर दिया है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट बी है। उसने कहा कि अगर x एक इवन इंटीजर है तो शो करें कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये भी एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या दी गई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन प्रोवाइड की गई है उसके मुताबिक जो x है वो एक इवन इंटीजर है। x इज़ एन इवन इंटीजर, x एक इवन इंटीजर है। तो x इवन इंटीजर के अकॉर्डिंगली इसका फॉर्मूला हमने बनाया था, x इक्वल्स टू 2k। अब इसके बाद उसने कहा कि शो करो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इवन। ये उसने कहा प्रूव करो कि ये जो वैल्यू है ये इवन है। तो उसके लिए हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किसे, x को। रिप्लेस x विद किसके साथ, 2k के साथ। तो रिप्लेस x विद 2k लिख लेते हैं। अब रिप्लेस करते हैं तो नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 था, तो यहाँ पे जहाँ पे x की वैल्यू है यहाँ पे पुट करेंगे 2k। तो 2k का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2k प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं तो होल स्क्वायर ओपन करें, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू 2 4k प्लस 4। अब जैसे पार्ट ए में 2 कॉमन आ रहा था फर्स्ट 2 टर्म्स में से, यहाँ भी 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेने के बाद लिखें 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 4। अब देखें 2 कॉमन इस वजह से लिया ताकि हमें पता लगे कि ये 2 का मल्टीपल है। तो जो भी 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो तमाम के तमाम इवन नंबर्स होते हैं। तो लिखें यहाँ पे 2 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 2k इज़ इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है। और ये जो 4 है ये भी एक इवन नंबर है, 4 इज़ इवन नंबर। तो रिजल्ट्स के अंदर लिखते हैं एज इवन प्लस इवन ऑलवेज इक्वल्स टू इवन। इसी वजह से हेंस हमने प्रूव कर दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इवन नंबर, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 भी क्या है, एक इवन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो अंडरस्टैंड कर लें आप, फिर क्वेश्चन नंबर 13 इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक ये साइन यूज़ हो रहा है, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू।
बिलोंग्स टू, बिलोंग करना। और इसके बाद ई है और उसके ऊपर हमने ई को काटा हुआ है, तो इसे कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे एक साइन यूज़ होता है, कोई भी एक डिजिट लें, नंबर ले लें, या इसके ऊपर अगर ये डैश लगी हो तो इसे कम्प्लीमेंट कहते हैं, कम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट अगर लें, अगर यहाँ पे आए कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है, अगर ये बिलोंग कर रहा है एक्स के साथ, एक्स एक कोई भी नंबर है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो उस नंबर के साथ बिलोंग कर रहा है, एक्स कोई भी एक नंबर है जैसे कि 5 है, तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है 5 के साथ, एक्स के साथ, तो कॉम्प्लीमेंट जब ख़त्म करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के से मुराद होता है इसका इन्वर्स। अगर ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर रहा है एक्स के साथ, तो इसका इन्वर्स करें तो जो ए है, सिंपल ए, वो इसके साथ बिलोंग नहीं करेगा। ये आपने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सिमिलरली अगर लिखते हैं, अगर बी जो है, सिंपल बी, अगर वो बिलोंग कर रहा है वाई के साथ, ठीक है, तो बी जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका इन्वर्स जो होगा वो वाई के साथ बिलोंग नहीं करेगा। और इसके बाद ये देखें, ये जो बी बिलोंग्स टू वाई है, वाई कोई भी एक सेट अगर होता, तो मैंने लिखा कि अगर बी बिलोंग्स कर रहा है वाई के साथ, तो मैं इसे ये भी एट द एंड लिखूँगा कि जो बी है वो वाई का सबसेट होगा। सबसेट से मुराद कि उसके अंदर से एक ब्रांच लिख ली है। लेट से बी जो है इसके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स थे 1 2 3 4। अब अगर मैंने लिखा बी इज़ अ सबसेट ऑफ वाई, तो ये जो वाई है इसमें 1 2 हैं, 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो इससे मुराद क्या है, देखें 1 जो 2 है वो इसके अंदर से ही हमने जो है ना वो अब्स्ट्रैक्ट किया है। तो इससे मुराद है कि ये इसके अंदर से ही निकला है, इसकी ही की ब्रांच है। इसी में से भी एक छोटा जो कॉन्सेप्ट जो सेट है वो बाहर निकाला गया है। तो इसी में से एक स्मॉल सेट हमने बाहर निकाला है जिससे हम कहते हैं सब सेट। तो क्वेश्चन 13 स्टार्ट करने से पहले ये सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट थे। एक आपने ये याद रखना है कि ए कॉम्प्लीमेंट जो है अगर वो बिलोंग करेगा तो सिंपल ए जो है वो बिलोंग नहीं करेगा, और जो चीज़ बिलोंग करती है वो सबसेट होती है उस चीज़ का। तो क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा प्रूव दैट फॉर एनी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, ए और बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, इनमें कोई ना कोई नंबर्स हैं, कोई एलिमेंट्स हैं, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो इसको प्रूव करना है। तो सोल्यूशन लिखें, सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसे लेट करते हैं, हम लेट करते हैं कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू थी ये एक्स के साथ बिलोंग कर रही थी। ये ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो बिलोंग्स करता है एक्स के साथ। अब मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करे एक्स के साथ, तो अगर कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करते हैं तो वो बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ देखें तो ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट था, वो बिलोंग कर रहा था एक्स के साथ। तो अगर इस कॉम्प्लीमेंट को रिमूव करें तो बिलोंग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा एक्स के साथ। तो यहाँ से चूँकि ये दोनों वैल्यूज़ बिलोंग नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि ए जो है वो भी बिलोंग नहीं कर रहा एक्स के साथ, और जो बी है वो भी बिलोंग नहीं कर रहा एक्स के साथ। अब देखें, मैंने आपको बताया कि अगर ए बिलोंग ना करे, जैसे देखें ए अगर बिलोंग ना करे तो उसका इन्वर्स करें तो ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग कर जाएगा। तो इसको इन्वर्स करें दोबारा से कि ए अगर बिलोंग नहीं कर रहा तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो बिलोंग कर जाएगा एक्स के साथ, यहाँ पे भी एज इट इज़।
तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट है वो बिलोंग कर जाएगा एक्स के साथ। अब देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं वो बिलोंग कर गए एक्स के साथ। तो हम यहाँ पर इनको अगेन जब कंबाइन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट, अब देखें ये दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग कर रहा है एक्स के साथ और बी कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग्स कर रहा है एक्स के साथ। तो दरमियान में जो साइन यूज़ होगा वो यूनियन का यूज़ होगा, क्योंकि दोनों को हम कर रहे हैं यहाँ पे कंबाइन। तो ये दोनों बिलोंग्स कर जाएंगे एक्स के साथ। अब देखें मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया था, जोन सी वैल्यू बिलोंग्स कर जाती है वो उसका सबसेट जो है ना वो बन जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर हम कहते हैं जो वैल्यू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये सबसेट है एक्स का, और एक्स हमने क्या लेट किया था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम यहाँ से कहते हैं कि जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ये सबसेट है एक्स का, और एक्स की वैल्यू थी ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड बनाते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं इसको दोबारा से आपको जो है ना वो रिवाइज़ करवाऊँ, जो कि ज़रूरी भी है, तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। तो कॉन्सेप्ट में बताया था कि आप इसको सबसे पहले बिलोंग करवा दें एक्स के साथ। अगर कॉम्प्लीमेंट मौजूद हो तो उसको रिमूव करेंगे। रिमूव किस तरीके से करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट के साइन को ख़त्म करें। तो कॉम्प्लीमेंट के साथ बिलोंग कर रहा था तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट ये बिलोंग नहीं करेगा। तो चूंकि ये दोनों बिलोंग नहीं कर रहे थे तो सेपरेट भी कहते हैं कि ए भी बिलोंग नहीं कर रहा, बी भी बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहे तो इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ये बिलोंग कर जाएंगे। तो चूंकि दोनों कंबाइंड फॉर्म में बिलोंग्स कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे लाजमी आपने यूनियन लगाना है, वो बिलोंग कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये भी बताया कि जो चीज़ बिलोंग करती है वो सबसेट बनाई, जो चीज़ बिलोंग करती है वो सबसेट होता है। तो देयरफॉर इस पूरी वैल्यू को सबसेट बनाते हैं एक्स का, और एक्स की वैल्यू क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अब राइट हैंड साइड में देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। इसको लेट कर लें सबसे पहले कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट है यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है ये बिलोंग्स कर रहे हैं एक्स के इक्वल। अब चूंकि ये देखें सेपरेट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट ये बिलोंग कर रहा है एक्स के इक्वल। तो सेपरेट कहते हैं कि जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो भी बिलोंग करेगा एक्स के साथ, और जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो भी बिलोंग करेगा एक्स के साथ। जब कॉम्प्लीमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट ख़त्म करेंगे तो वो बिलोंग नहीं करेंगे, उसका उलट हो जाएगा। तो बी जो है सिंपल वो बिलोंग नहीं करेगा एक्स के साथ। अब देखें दोनों वैल्यूज़ बिलोंग नहीं कर रही एक्स के साथ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो ए है और इंटरसेक्शन में जो बी है वो बिलोंग नहीं कर रहा एक्स के साथ। ठीक है, अब देखें अगर यहाँ से आप देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट अगर रिमूव करें तो सिंपल सी वैल्यू आ गई। तो ये इसको जब आप चेंज करेंगे यूनियन का तो वो इंटरसेक्शन में आता है, और बी कॉम्प्लीमेंट इसको भी अगर आप चेंज करें तो खाली बी, बिलोंग को चेंज करें तो नॉट बिलोंग्स टू एक्स। अब देखें दोनों जो कंबाइंड फॉर्म में बिलोंग नहीं कर रहे, तो यहाँ पे दोनों ही कंबाइंड फॉर्म में अगर इसको हम कॉम्प्लीमेंट कर दें तो ये बिलोंग कर जाएंगे एक्स के इक्वल। अब जो सी चीज़ एक्स के इक्वल बिलोंग करती है तो वो उसका सबसेट होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट है एक्स का, और एक्स की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं विच इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब कंपेयर करते हैं 1 और 2 को। तो यहाँ पे लिख लें कंपेयरिंग या कंबाइनिंग 1 और 2, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखें दोनों सबसेट्स के इक्वल आ चुकी हैं। अगर ये देखें तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन के सबसेट के इक्वल है। तो यहाँ से भी देखें जो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है वो ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो दोनों को कंपेयर करें तो हम कह देंगे
हैंस प्रूव्ड, हमने ये प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 14 आसान सा क्वेश्चन है और काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन ये दिया गया है, शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। इफ़ एन एक्स वाई और पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर एक्स और वाई जो हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड एक्स स्क्वेयर लेस दैन वाई स्क्वेयर, ये उसने दिया है, देन प्रूव हमने करना है जो एक्स है वो लेस दैन इक्वल्स टू वाई है। तो गिवन हमें क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दी गई है उसमें सबसे पहले कहा गया कि एक्स और वाई जो हैं वो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो एक्स जो है चूँकि वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है, और वाई भी जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो सिमिलरली जो वाई है वो भी ग्रेटर दैन ज़ीरो आ जाएगा। और फिर उसने कहा कि जो एक्स स्क्वेयर है वो लेस दैन वाई स्क्वेयर है, तो यहाँ से प्रूव करना है कि जो एक्स है वो लेस दैन वाई है। अब देखें कि जो एक्स स्क्वेयर है इसको एक्स बनाने के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे जस्ट लिखूँगा टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे अंडर रूट लेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। जब स्क्वेयर रूट लिया तो एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा और वाई स्क्वेयर पे भी आ जाएगा, तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो एक्स लेस दैन इक्वल्स टू वाई आ गया। तो एंड पे लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। तो काफ़ी आसान सा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल जो है वो 180 डिग्री है। ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल है, इसके जो इंटीरियर एंगल्स है, इसके अंदर जो एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3, इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट नंबर 3 था उसमें स्टेटमेंट दी थी यही, और उसने कहा कि बताएं कि ये एक्सियम है, कंजेक्चर है या थ्योरम है। तो हमने बताया था कि ये थ्योरम है और उसकी दो रीज़न्स बताई थी। एक रीज़न उसमें दी थी कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके अंदर एंगल 180 डिग्री होता है, और दूसरा बताया था कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल टू ईच अदर होते हैं। पैरेलल लाइंस के एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उन्हीं दो रीज़न्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं और प्रूव कर देते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं ए बी एंड सी। तो ए बी और सी, अब इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट उसकी जो रीज़न थी वो लिखते हैं। तो यहाँ पे करें कि ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। कौन सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, डी ई ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल, पैरेलल कहते हैं उसके बिल्कुल सामने, पैरेलल टू ए बी। अब ये देखें तो ये एक हमारी जो लेट की थी ट्रायंगल ए बी और सी, इस पर हमने एक पैरेलल जो है ना वो लाइन ड्रॉ कर दी विच इज़ डी ई। अब इसी रीज़न्स को यूज़ करते हुए इसको प्रूव करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन है और इसका जो एंगल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, एज द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका एक एंगल ये है और दो एंगल्स ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अगर 1 2 3 था तो इसे 4 और 5 कह लेते हैं। अब देखें इसको यूज़ करते हुए, इस लाइन को यूज़ करते हुए ये तीन एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री।
अब दूसरा जो इसकी जो दूसरी रीज़न हमने उस क्वेश्चन में बताई थी कि ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स और इक्वल टू ईच अदर, और इक्वल टू ईच अदर, एक ये हमने उसमें रीज़न बताई थी। अब देखें ये एक स्ट्रेट लाइन थी और ये भी एक स्ट्रेट लाइन थी, तो इनके जो एंगल्स हैं ऑपोजिट एंगल्स, अब देखें ये लाइन इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा रही है। इसका जो एंगल अंदर वाला है, इसका एंगल बाहर वाला लें तो ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के बराबर आएंगे। तो उसको यूज़ करते हुए हम कहेंगे कि जो एंगल 4 है वो इक्वल आ जाएगा एंगल 1 के। एज इट इज़ आप देखें ये स्ट्रेट लाइन और ये ज्वाइन करवा रही है, इसका इंटीरियर एंगल इससे एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से जो एंगल 2 है वो बराबर आएगा एंगल 5 के। तो ये वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखें पुट वैल्यू। तो पुट वैल्यूज़ जब करेंगे तो जो एंगल 4 है उसकी जगह एंगल 1 आ जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये एज इट इज़ है, प्लस एंगल 5 को रिप्लेस करेंगे एंगल 2 के साथ, वो बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। इसको रीअरेंज करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंड पे लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, तो प्रूव करना है ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी जो है, क्या हम उसको लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू बी सी। अब देखें कि नॉर्मल तो हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको करें तो ए डी बराबर आ जाएगा बी सी के, लेकिन इसको थ्योरम के मदद से हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ से टेक करते हैं, यहाँ से टेक करते हैं ए ओवर बी इक्वल्स टू सी ओवर डी, ये वैल्यू लेते हैं और इसकी इक्वल प्रूव करने की कोशिश करते हैं इसको। अब देखें इस साइड पे ए के साथ डी की वैल्यू है, बी नहीं है, इधर सी के साथ बी है, सी के साथ बी है लेकिन ये डी नहीं है। तो ऐसा नंबर दोनों साइड में मल्टीप्लाई करवाएं कि इधर से बी को कैंसिल हो जाए और इधर से डी को कैंसिल हो जाए। तो दोनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी डी के साथ तो ये रिक्वायर्ड नंबर जो है ना वो हमें ऑब्टेन्ड होगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लगानी है उसे हम कह लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए दोनों साइड्स पे ये ए ओवर बी है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बी डी के साथ, और इक्वल टू सी ओवर डी है, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं बी डी के साथ। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगाते हुए सबसे पहले हमने इन दोनों वैल्यूज़ को बी डी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 2 में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि दो वैल्यूज़ जो कि आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं उनको कैंसिल करने से आंसर जो है 1 आ जाए। अब देखें ये ए है तो ए सेपरेट लिखते हैं और ब्रैकेट में देखें ये ओवर में बी है तो ओवर में बी को 1 ओवर बी लिखा जाता है, और यहाँ पे बी से इसको मल्टीप्लाई करवाएं और ये डी को भी आपने बाहर निकाल देना। अब देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन गया ये कि बी मल्टीप्लाई है और 1 ओवर बी डिवीजन है, दोनों को जब डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ कर लें तो आंसर इसका 1 आएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी सी लिखते हैं और यहाँ से 1 ओवर डी डॉट डी लिखें और बी को बाहर निकाल दें। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए ए के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बी बाय बी आ जाएगा, डी इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो डी बाय डी इंटू बी। इसके बाद ये कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल के लिए हम लगाएंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इन दोनों को आपस में कैंसिल करते हैं। तो b जब b से कैंसिल होगा तो आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट ए डी बच जाएगा,
इक्वल्स टू डी को डी से कैंसिल करें तो 1, तो सी बी। अब देखें यहाँ पे ए डी को बी सी के इक्वल प्रूव करना था, तो ये ए डी तो बन गया, लेकिन सी बी को हमने बनाना है बी सी, तो उसके लिए सिंपल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सी बी है इसको हम बी सी के इक्वल भी लिख सकते हैं, तो ए डी इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा बी सी, तो हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड। पार्ट बी में ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी इक्वल्स टू ए सी बाई बी डी के इक्वल प्रूव करना है। अब देखिए सिंपल इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, लेकिन स्टेप्स को हमने एक्सप्लेन करना है, जिसके लिए लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ बेसिकली यहाँ पे लगाते हुए हमने इसको प्रूव करवाना है। तो ए ओवर बी डॉट सी ओवर डी, तो सबसे पहले इस ए ओवर बी को अगर हम सेपरेट करना चाहें, डिविजिबल प्रॉपर्टी है कि ए ओवर बी है, ये किस तरीके से आता है, सिंपल ए डॉट 1 ओवर बी करके। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये जो ए ओवर बी है इसको लिख लेते हैं ए डॉट 1 ओवर बी, ये वाला डॉट एज इट इज़ रहता है, और सी ओवर डी को भी वैसे लिख लेते हैं सी डॉट 1 ओवर डी। अब इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ओवर बी को मल्टीप्लाई करते हैं 1 ओवर डी के साथ। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को यूज़ किया और ए को जब मैंने मल्टीप्लाई किया सी के साथ तो ए सी आ जाएगा, डॉट 1 ओवर बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर डी के साथ तो आंसर आएगा 1 ओवर बी डी। अब इसके बाद ये ए सी है और ये 1 ओवर बी डी है। तो अगेन जब प्रॉपर्टी इसमें यूज़ करेंगे डिविजिबल प्रॉपर्टी, जो कि क्या थी कि ए ओवर बी इक्वल्स टू ए डॉट 1 ओवर बी था, और अगर इसको उलट कर दें तो ए डॉट 1 ओवर बी किसके बराबर आएगा, ए ओवर बी के। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये जो ए सी है डॉट 1 ओवर बी डी है, इसको हम लिख लेंगे ए सी ओवर बी डी, और यही हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। पार्ट नंबर 3 है बच्चों, ए ओवर बी प्लस सी ओवर बी को इक्वल प्रूव करना है, ए प्लस बी ए प्लस सी बाई बी। अब अगर टेकिंग एलसीएम लेते हैं तो दोनों का आंसर आ जाता है इसके इक्वल। तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करवाते हैं, तो यहाँ पे अगेन डिविजिबल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कि ए ओवर बी हो तो उसे हम लिख सकते हैं ए डॉट 1 ओवर बी। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ए ओवर बी आ जाएगा ए डॉट 1 ओवर बी के इक्वल, प्लस सिमिलरली सी ओवर बी को हम लिख लेंगे सी डॉट 1 ओवर बी। अब देखें यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये ऑलरेडी हम पहले भी काफ़ी दफ़ा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूज़ कर चुके हैं। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि जो इन दोनों में कॉमन है इसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और रिमेनिंग पार्ट ब्रैकेट में, विच इज़ ए प्लस सी। तो यहाँ से अब लास्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज़ करने लगे हैं वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे किसको, ए प्लस सी को ए के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए प्लस सी ओवर बी, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब आपको मैं चैप्टर नंबर 8 के जो है वो MCQs करवाऊँगा। MCQs तो आपके स्टार्टिंग में थे, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आपको मैं समझाता तो चूँकि आपने ये चैप्टर नहीं था पढ़ा हुआ तो आपको समझ नहीं थी आनी, अब आपको इंशाल्लाह जो है MCQs की भी समझ आ जाएगी। तो MCQs जो है उसकी तरफ चलते हैं। अब एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ ऑफन रिलेटेड टू इंडक्टिव रीजनिंग। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब डिडक्टिव रीजनिंग। आपको मैंने लॉजिकल रीजनिंग जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ाया था। लॉजिकल रीजनिंग की एग्जांपल हमने फिर देखी थी।
तो लॉजिकल रीजनिंग की जो दो टाइप्स हैं, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और एक है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि आप कुछ रिपीटेड वैल्यूज़, कुछ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस के बाद एक बात को सही जो है ना वो कंसिडर कर लें। जैसे 2-3 बंदों से आपने सिर्फ बात पूछी और आपने अपना जो है माइंड सेट बना लिया कि ये बात बिल्कुल ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंडक्टिव। लिमिटेड जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस के ऊपर या कुछ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। जबकि डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि इसके अंदर आप उसके डिफरेंट फैक्टर्स देखते हैं, उसके प्रूफ्स देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस के बाद आप कहते हैं कि ये जो बात है ये बिल्कुल ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन द बेस्ट है। तो जो इंडक्टिव रीजनिंग है मैंने बताया कि वो बेस करती है कुछ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। इसके बाद पार्ट 2 देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। डिडक्टिव रीजनिंग्स के ऊपर मैंने आपको बताया कि आप उसके वेल नोन फैक्टर्स को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर जो डी है वो द बेस्ट ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करें कि ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम वेल नोन फैक्ट्स। इसका ऑप्शन नंबर ए है और इसका ऑप्शन नंबर डी है। पार्ट नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इन सारों में सही स्टेटमेंट कौन सी है। पहली देखते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ फाइनाइट। जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम के तमाम इनफाइनाइट होते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। काउंटिंग हमेशा काउंटलेस होती है। तो उसने कहा फाइनाइट से मेरा वो लिमिटेड है, तो ये स्टेटमेंट फॉल है। उसके बाद बी में उसने कहा द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्वाड्रिलेटरल की वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये रॉन्ग है। हमने पढ़ा था जो ट्रायंगल होता है उसके इंटीरियर एंगल का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। उसने क्वाड्रिलेटरल का है, क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल है। थर्ड में उसने कहा 22/7 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू इर्रेशनल नंबर। तो जो 22/7 है ना ये बिलोंग करता है रैशनल नंबर से। रैशनल नंबर को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जारी बात है उसका उलट भी यही होगा ना कि 22/7 है वो नॉट बिलोंग कर रहा है इरेशनल नंबर से। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा ट्रू है, तो इसको हम ट्रू कंसिडर करते हैं। पार्ट नंबर 4, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द बेस्ट टू रिपीट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। आपको मैंने जो लेक्चर 1 दिया था उसमें कॉन्सेप्ट बताया था, उसमें नेगेशन था, उसमें नॉट था, उसमें एंड था, उसमें और था, उसमें इम्प्लाइज था। जो वहाँ पे नॉट था उसे नेगेशन भी कहते हैं, और मैंने बताया था उस बात को इन्वर्स कर देना, उलट कर देना उसके साइन को। तो यहाँ पे चूँकि स्टेटमेंट दी गई है तो इस स्टेटमेंट को हम उलट कर देंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, द स्टोव इज़ बर्निंग, चूल्हा जल रहा था। तो नेगेशन क्या होगा, इसको उलट कर दें, तो चूल्हा नहीं जल रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, द स्टोव इज़ नॉट बर्निंग। इसके बाद पार्ट 5 देखते हैं, द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू इज़ ट्रू व्हेन। कंजक्शन अब किसे कह रहे हैं, कंजक्शन जो एंड हमने पढ़ा था उसे हम बेसिकली कंजक्शन भी कहते हैं, और एंड में हमने देखा था कि इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें जब दोनों इनपुट्स ट्रू होती थी तब ही हमारा आंसर जो है वो ट्रू आता था, अदरवाइज़ हमारा आंसर जो है वो फॉल कंसिडर होता था। तो इसमें देखे उसने पूछा कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स में ट्रू कब होगा, जब दोनों इनपुट्स पी और क्यू जो है वो ट्रू होंगी। जब दोनों इनपुट्स ट्रू है तब आंसर ट्रू आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पार्ट 6 देखते हैं, अ कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल। कंडीशनल फॉल कब हो सकता है। कंडीशनल बेसिकली कहते हैं, आपने पढ़ा था जिसे मैंने आपको बताया था इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज क्या था, एरो का साइन। एरो में मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ट्रू फॉल जो है वही फॉल होता है, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें क्या होती हैं, ट्रू होती हैं। तो ये जो पी है जो फर्स्ट इनपुट है इसे हम एंटीसीडेंट भी कहते हैं, और जो सेकंड इनपुट है जिसे क्यू कहते हैं इसे हम कॉन्सिक्वेंट भी कहते हैं। तो देखें उसने यहाँ पे पी और क्यू नहीं कहा, उसने एंटीसीडेंट कह दिया और कॉन्सिक्वेंट कह दिया। तो एंटीसीडेंट क्या है आपका, ये ट्रू है, और कॉन्सिक्वेंट फॉल है। तो ट्रू फॉल कब होता है, ये इम्प्लाइज में होता है। तो कंडीशनल इज़ रिगार्डेड एज फॉल ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज़ ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज़ फॉल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक है। इसके बाद 7 की तरफ मूव करते हैं। तो कंट्रा पॉजिटिव 3 हमने जो है ना वो कंडीशंस पढ़ी थी। एक में हमने पढ़ा था कि कन्वर्स करना है,
एक में हमने पढ़ा था इन्वर्स करना है और एक में हमने पढ़ा था कंट्रा पॉजिटिव। तो कन्वर्स में हम पोजीशन चेंज करते थे, इन्वर्स में साइन चेंज करते थे, और कंट्रा पॉजिटिव में पोजीशन भी और साइन भी। अब देखें ये क्यू है, इसकी पोजीशन चेंज करें और साइन चेंज करें। सबसे पहले साइन चेंज करें तो नॉट क्यू आएगा, पोजीशन चेंज करें तो एरो से आगे चले जाएगा। तो देखें यहाँ पे नॉट क्यू इधर है ऑप्शन सी में, तो दोनों की पोजीशंस भी सेम चेंज कर दी हैं उसने और साइन भी चेंज कर दी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद पार्ट 8 द स्टेटमेंट एवरी इंटीजर ग्रेटर दैन 2 इज़ द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ये क्या है, थ्योरम है, कंजेक्चर है, एक्सियम है या पोस्टुलेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी, और हमने प्रूव भी किया था इसको, कि जो इंटीजर है ग्रेटर दैन 2 है वो सम ऑफ जो है प्राइम नंबर्स है, ये एक कंजेक्चर है। इसके बाद स्टेटमेंट अ स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं एनी 2 पॉइंट्स में से तो ये क्या होगी। तो देखें ये विदाउट एनी जो है ना वो प्रूफ, ये हम ट्रू कंसिडर करते हैं, तो ये एक्सियम होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका लास्ट पार्ट द स्टेटमेंट सम ऑफ डी एंगल्स, ये थ्योरम है, तो इसे हम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करवाते हैं। तो बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो फिनिश हो चुका है।